और ब्रेक के बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सैफ खान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सैफ, आप लगातार सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आनंद साहू साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कई गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए। उन्होंने तो ये कह दिया कि रघुराम राजन जो हैं, दरअसल वो कांग्रेस से उनकी कोई तालमेल बैठता है, लिहाजा वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इनको ये सूचना देना चाहूंगा कि आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तो करते नहीं हैं। जो रघुराम जी की जो है, आप टिकट दिया या नहीं दिया, या ये भविष्यवाणी करके ये बता देते हैं। मैं जानता नहीं था अब तक, मगर ये भविष्यवाणी करते हैं साहब कि टिकट चाहते थे। मुझे मालूम नहीं साहब कि जो उन्होंने टिकट मांगा या नहीं माना, मगर इनको जरूर मालूम है कि टिकट उन्होंने मांगा था लोकसभा का या नहीं। अब आते हैं दूसरे सवाल के ऊपर जो है। बहरहाल इस वक्त जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिस अमेरिका की आप बात कर रहे थे कि वो बड़ी तारीफें कर रहा है हमारे देश की, उस अमेरिका ने अपनी जनता को फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज दिया है, ठीक है, जिसमें सिर्फ मैं 1 महीने की अगर ये बात करूं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज में जो आपको 15,000 करोड़ देना चाहिए था, जो है वो अभी तक कितना क्या इशू किया। और ये सिर्फ मैं एक महीने की बात कर रहा हूँ, मैं ज्यादा उसकी बात नहीं कर रहा। मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ अप्रैल के लिए 11 करोड़ लोगों के लिए 1 लाख करोड़ आपको वेज प्रोटेक्शन जो प्रोग्राम या वेजेस की जो वो प्रोग्राम है वो बनाना चाहिए। वो क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं? और आप ये बता रहे हैं कि आपने उपलब्धियां की। खैर, मैं समझ सकता हूं कि आपका जो तकलीफ है वो राहुल गांधी जी हैं या सोनिया गांधी जी हैं, ये कि सच्चाई बोलने वालों को जो है आप बड़ा ऐसी निगाह से देखते हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ, जो आप अभी कह रहे थे कि क्या सोल्यूशन, हमने जो है आपको पूरा प्रपोजल बना के केंद्र सरकार को दिया है। आप प्रपोजल, इनको ये तक तो शायद मालूम नहीं कि प्रपोजल का क्या मतलब होता है, वरना ये शायद इस बात का ऐसे जवाब नहीं देते। प्रपोजल बना के दिया है बाकायदा के जो है आपको इतने लाख करोड़ लोगों को माफ करना होगा, इतना ये ऐसे चलना होगा, मगर इसके ऊपर जो है यूं के संवाद तो सरकार करती नहीं, दूसरे लोगों से बातचीत तो करती नहीं। जो है वो सिर्फ जो है प्रपोजल भी भेजा गया है, वो भी विपक्ष की तरफ से, सरकार के जिम्मेदार लोगों की तरफ से, कि आप जो है उसको गो थ्रू कर सके। मगर आपका अभी भी ये, आपको भी भेज देंगे साहब एक कॉपी, जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि या वक्ता हैं या प्रवक्ता हैं जो खाद्य पदार्थ बांट रहे हैं। सैफ खान साहब ट्रीटमेंट के लिए सैकड़ों क्वारंटाइन सेंटर बन गया है। लेबर श्रम विभाग आप 2016 में बंद करवा देते हैं कि लोगों का बेरोजगारी का, और एमएसएमई को ठीक करने के लिए लगातार काम कर रही है सरकार। कांग्रेस को दिखाई नहीं देती है, नजर नहीं इसी बात का तो दुख है देश को। आप जितने ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री सैफ खान साहब करेंगे, उतना ही आप कांग्रेस मुक्त हो जाएंगे, ये ध्यान रखिए। इंडेक्स का आंकड़ा जानते हैं एक एक करके जी, एक एक करके। सैफ खान साहब, आप लगातार, आप सुनिए। सैफ खान साहब, आपके लीडर राहुल गांधी ने जो तजवीज पेश की है, कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं, तो क्या मानते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए? सुन लीजिए, लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कहा कि उन्होंने लॉकडाउन का सिर्फ जो है, आपके पास अल्टरनेटिव्स क्या हैं ये बताइए। सरकार आप चला रहे हैं, अल्टरनेटिव सब नहीं, मैं स्टूडियो से सवाल कर रहा हूं, मैं एंकर हूं। आप बताओ ना, आपकी सरकार जो है वहाँ क्या फैसिलिटीज देती है कि जो अपनी बिजनेसेस यहाँ क्या आके हमारे देश में आके जो है लगा सके, कि शायद बेरोजगारी जो है वो खत्म हो सके, शायद जो है हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो ऊपर बढ़ सके। उसके ऊपर कोई स्टेप नहीं उठाए गए। चैनलों पर बैठ के भाषण देने से नहीं होता है, काम करने से होता है केंद्र। ठीक है, मनीष गुप्ता कुछ कह रहे हैं, उनके बात सुनेंगे। मनीष गुप्ता जी, सैफ साहब से 2-3 बातें पूछना चाहता था। पहली बात तो ये पूछना चाहता था, जैसा कि उन्होंने रघुराम राजन ने कहा कि सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है। अरे साहब, केंद्रीकृत तो सिस्टम है हमारे यहाँ, फेडरल सिस्टम है, उसमें ऐसा कौन सा चेंज आ गया जिससे आपको महसूस होने लगा कि ये फेडरल सिस्टम की जगह यूनिटरी सिस्टम हो गया है? ऐसा आपको कब महसूस हुआ? और रघुराम राजन को ऐसे महसूस हुआ? एक मैं जवाब दूं? हाँ, अभी 1 मिनट बता। ये इसलिए महसूस हुआ क्योंकि सरकार जो है संवाद तो करती नहीं है। आपको प्रपोजल भेजने की क्या जरूरत पड़ी? फिर मुझे बताइए। संवाद सत्ता का काम करने का बड़ा जोक हो ही नहीं सकता है। सरकार जितना संवाद अभी कर रहे पूरे इतिहास में नहीं हुआ। शर्म आना चाहिए आपको टीवी में बैठ के झूठ बोलने के लिए। कांग्रेस का भोंपू बनने से देश नहीं चलता है, जनता सब जानती है आप जैसे लोगों को, इसीलिए कांग्रेस को। आनंद साहब सुन लेते हैं, मनीष साहब को पहले सुन लेते हैं। केंद्रीकरण में और विकेंद्रीकरण का जो फर्क है वो कैसे है? देखिए, फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट अलग काम कर रही है। बात नहीं है,
स्टेट गवर्नमेंट अलग काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन काम कर रही है। बल्कि देश में पहली बार मैं देख पाया हूँ, अपने 25 साल की प्रोफेशनल लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। एक बार सैफ खान साहब सुन लेते हैं, एक मिनट जवाब ले लेते हैं। आनंद साहू साहब आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आपसे सवाल है। जी, मैं राहुल गांधी ने सत्ता के केंद्रीकरण के साथ साथ उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अब जिला अधिकारी आधारित व्यवस्था पर ही काम हो रहा है। हमारा देश पहली बार, ये तो सबसे बड़ा मजाक है। मुझे लगता है कांग्रेस के जो लीडर हैं, पहले तो मुझे जवाब देने दीजिए, ये कौन बीच में और बोल रहे हैं? वो कांग्रेस के जो भी हैं नेता या जो भी कार्यकर्ता, उनसे हाथ जोड़ के विनती, भैया थोड़ा सुन लो आप। एक तो आप मिलते नहीं, बात नहीं करते, आप लोग सुनते नहीं, और आप कहते हैं कि कुछ बोल नहीं रहे, न बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम है आप लोगों का। अपनी घबराहट ऐसे मत तो ये नहीं होते तो आप एक इकोनॉमिस्ट को भी ऐसी बात सोचते हैं। फिर से बोले जा रहे हैं क्या? सैफ साहब अभी आपसे सवाल होगा तो आप जवाब दीजिएगा। आनंद साहू साहब से मेरा सवाल है, आपका ही सवाल मैं सैफ साहब, आपकी पार्टी का, आपके लीडर का सवाल मैं आनंद साहू साहब से पूछ रहा हूं। उन्होंने सवाल उठाए कि पंचायती राज व्यवस्था के बजाय अब जिला अधिकारी आधारित व्यवस्था पर काम हो रहा है, पंचायती राज के नुमाइंदों की अब कोई भी सुनवाई कहीं नहीं होती। पहले तो कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं, इंक्लूडिंग आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और देश के जितने कार्यकर्ता और उनके नेता, पहले हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कान खोल के सुन लीजिए, और अगर कान में प्रॉब्लम है तो वैक्स लगा लीजिए, थोड़ा कान साफ रखिए, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन नहीं है देश में, सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। कांग्रेस के लोगों को सुनना, समझना और उनको थोड़ा सा पढ़ना, अध्ययन करना भी सीखना चाहिए। आज पंचायती राज में सबसे ज्यादा एम्पावरमेंट करने का काम, अभी पंचायती राज को और ज्यादा एम्पावर करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पंचायतों को संबोधित किया, और देश के पूरे गांव के किसान से लेके पंचायत को एम्पावर करने के लिए, सब जन जन तक सीधे ट्रांजैक्शन करने का और डेवलपमेंट एजेंडा को मैकेनाइज करने के लिए उन्होंने डायरेक्ट एम्पावर किया। और ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पंचायत को डिस्ट्रिक्ट में ले गए, शर्म आना चाहिए। और उन्होंने उदाहरण के तौर पर आनंद साहू जी सुन लीजिए सर, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट जी, एक मिनट। उसके बाद रघुराम राजन जी ने कहा 65,000 करोड़ चाहिए इकोनॉमी को रिवाइव करने। अरे 1 लाख करोड़ दे दिए रघुराम राजन जी। आप भी कड़वा का तेल गांव में बोलते हैं ना, उसमें थोड़ा सा वो जो लहसुन होता है वो भी मार लीजिए। ठंडा पड़ गया होगा आपका कान, शीत लग गया होगा, क्योंकि अब गर्मी आ रहा है, उसमें तेल लगा लीजिए तो शायद आपको भी ज्ञान हो जाएगा। 1 लाख करोड़ दे दिया इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, एमएसएमई के लिए। अभी आदरणीय नितिन गडकरी जी ने पूरे देश के एमएसएमई को हजारों लोगों को एड्रेस किया लगातार। आज भी हर तरह से जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आज ही हमारे कई मिनिस्टर डायरेक्ट बात कर रहे हैं, और इसके बाद इस प्रकार का मजाक, बेहूदगी, आनंद साहब मानी चाहिए। जवाब मनीष गुप्ता से ले लेते हैं। आज पेंडेमिक कोरोना के वायरस के आपातकाल स्थिति में राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, राजनीति की बात नहीं कर रहे। मनीष गुप्ता साहब के पास चलूंगा। मनीष गुप्ता साहब, जिस तरह से आनंद साहू साहब कह रहे हैं कि 1,75,000 करोड़ का पैकेज दे दिया था, उसके बाद रघुराम राजन कह रहे हैं कि 65,000 करोड़ का पैकेज दे दिया जाए, ये कितना मुनासिब है ये मांग? 75 पहले दे दिया। हाँ, मैंने कर दिया। 1 लाख अलग फिर से दे दिया। ठीक है, आप सुन लेते हैं, आनंद साहू साहब सुन लेते हैं जरा। हाँ। इस मामले में तो मैं नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने बिल्कुल सही स्टेप उठाया, बिल्कुल टाइम पे एक्शन लिया, और इंडस्ट्री को उन्होंने सौगात दे दी 1 लाख करोड़ की। ठीक है, लेकिन जैसे अच्छा, इस मामले में क्या है, नोटबंदी से देखें तो आज तक इस मामले में सरकार आगे काम करती है कि जो मैसेज आता है, जो प्रॉब्लम आती है, उसका तात्कालिक तौर पर सॉल्यूशन तुरंत करते हैं, और इस काम में देरी नहीं होती। जो काम पिछली सरकारें 1-1 महीने में सोच पाती थी, वो 1-1 दिन में, या सुबह ट्वीट करो, शाम तक उस पर नोटिफिकेशन आ जाता सरकार का। ठीक है, इस मामले में तारीफ करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ कई निर्णय बड़ी जल्दबाजी में ले लिए गए, जैसे इंसॉल्वेंसी कानून को 6 महीने के लिए चार्जिंग सेक्शन को रोक देना, जबकि इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाकर उन डिफॉल्टर्स को चालू रहने दिया जाता जो 2 साल से 3 साल से डिफॉल्ट कर रहे थे।
ठीक। और आपने ये बढ़िया कानून बनाया, इससे एमएसएमई को अपना नुकसान पहुंचा दिया। अब वो एसएमई जिनका पैसा दूसरी जगह फंसा है, अब वो रिकवर भी नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूं मोदी जी को इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है। एक और सवाल था मनीष गुप्ता साहब, आप जिस तरह से कह रहे थे कि हमें धीरे धीरे प्रोडक्शन को आ रहा हूँ आनंद साहब मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ। मनीष गुप्ता साहब, आप जिस तरह से कह रहे थे कि धीरे धीरे अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो एक आगे के लिए हम अपना स्टॉक एक बार फिर से इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जो मौजूदा दौर है उसमें हम देख रहे हैं कि जो आंकड़े हैं दरअसल पॉजिटिव मरीजों की वो लगातार बढ़ रहे हैं, और ऐसे में तो ये मुनासिब नहीं है कि हम खोल दें या प्रोडक्शन को एक बार फिर से चालू करने के ऊपर विचार करें। देखिए, निश्चित रूप से हमें छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। जो आइडिया इस समय सरकार कर रही है बिल्कुल ठीक है, एक छोटे छोटे सेक्टर को ब्लॉक करते चले, यानी जो एरिया जो सेक्टर ग्रीन जोन में है वहां काम चालू रहे, क्योंकि वहां कोरोना नहीं है। तो वहां पे धीरे धीरे खोला जाए। जैसे डिस्ट्रिक्ट को लॉक किया, जैसे आपने एक आगरा शहर को लॉक कर दिया, ठीक है। तो आगरा से अंदर में काम हो रहा है, बाहर आगरा से ट्रांसपोर्टेशन दूसरे शहर में नहीं हो रही, आगरा से मथुरा कोई नहीं जा रहा है ना। इस तरीके से हमें थोड़े छोटे छोटे सेक्टर्स को आज नहीं तो कल खोलना होगा। इसमें सरकार भी एग्री है और विपक्ष भी एग्री है। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन हमारे पास है नहीं। लेकिन जिस तरीके से दूसरे एरिया में ग्रोथ होने वाली है ना, जैसे आईटी सेक्टर में, टेलीकॉम, इंटरनेट में, इन सबसे बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। हमारी जो आधी मैन पावर महिला शक्ति घर में खाली बैठी हुई थी, अब वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती है। ये कल्चर डेवलप होगा, इससे ट्रांसपोर्टेशन में भारी कमी आएगी। ऑयल सेक्टर से देश में पेट्रोल की और डॉलर की बचत होगी, जिसको हम दूसरे सेक्टर में लगा पाएंगे। तो ऐसे भी कई उजले क्षेत्र हैं जिनका लॉकडाउन से बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। एक बात जो वियतनाम की बात अभी सैफ साहब कर रहे थे, मुझे उनसे एक क्वेश्चन रहेगा कि साहब ये इंडस्ट्री सारी वियतनाम और मलेशिया क्यों चली गई, हिंदुस्तान क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं कि सरकार ने फैसिलिटी नहीं दी, इसलिए कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वीक थे। हमारे यहाँ के जो पुराने सिस्टम थे जो बरसों से इतने खराब थे कि हम किसी इन्वेस्टमेंट का वेलकम कर ही नहीं पा रहे थे, हम उन्हें फैसिलिटी दे नहीं पा रहे थे। अरे सर, 10 साल हो गए वियतनाम को फैक्ट्रियां खोले, 10 साल हो गए। आज जो फर्नीचर चाइना से आता था पूरे विश्व में, आज मलेशिया और वियतनाम को फर्नीचर सारे विश्व को सप्लाई कर रहे हैं। वो इंडस्ट्री हिंदुस्तान में आ सकती थी। मोबाइल की सारी फैक्ट्रीज 300 फैक्ट्री से घटते ऑलरेडी आई भी बहुत है। सैफ साहब के पास चलते हैं जी। उसके लिए अपने लेबर लॉ पर काम नहीं किया। सैफ साहब से जवाब ले लेते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, लेकिन जवाब मैं आपसे सुनना चाहूंगा। सैफ खान साहब जवाब दे दीजिए जल्दी। देखिए, सबसे पहले मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये पुरानी सरकारों को ही रोएंगे। 7 साल तकरीबन होने आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या सो रही है? या आप सिर्फ पुरानी पिछली 7 साल गई भी सरकार को जो केंद्र में नहीं आई, आप उससे ही सवाल पूछेंगे? या इससे नहीं पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी से कि आपने इस वक्त, जबकि कोविड-19 7 साल पहले नहीं था, आज है, सुन लीजिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो चाहे फॉरेन करेंसी रिजर्व हो, सारे स्थिति में आज भी हम मजबूती की हालत में हैं। कांग्रेस जो छोड़ के गई थी कटोरा लेके, लोग देश जो है भीख मांगने की स्थिति में आ गई थी। ये हालत। अरे आनंद साहब जवाब सुन लेते हैं, मुझे ब्रेक के लिए भी रुकना है। 1 मिनट रुक जाइए। सवाल जी, रुक जाइए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ उस बात का। कि क्या जवाब देंगे? ये झूठ फैलाते हैं। आप भी कब चलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं चैनल के ऊपर बैठे हुए। आपको क्या सरकार को, आपने एक बार भी सरकार से ये पूछा कि साहब जो है हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री या हमारे देश की जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमने क्या स्टेप्स दिए हैं इन सब बिजनेस कंपनीज को? मगर मुझे लगता है कि सिर्फ पुरानी सरकारों को होने का जो है पढ़ के आया करिए। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एबीसीडी नहीं मालूम है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मैं चैलेंज करके बोलता हूं। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। 1 मिनट, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी रहेगी।
और ब्रेक के बाद चर्चा में आगे बढ़ूंगा। आनंद साहू साहब की बात में आना चाहूंगा। ब्रेक पे जाने से पहले हमने ये देखा था कि आनंद साहू साहब जब सैफ खान साहब बोल रहे थे तो उस पर कह रहे थे कि कांग्रेस का काम दरअसल झूठ बोलना है होगा। लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगा सर, हालत तो वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है। इकोनॉमी की कर लीजिए आप, बेरोजगारी की कर लीजिए, 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी अब तक जा चुकी है। 45-47 साल का जो पुराना आंकड़ा था उसको हम पीछे छोड़ चुके हैं। बेरोजगारी का ये आलम है। आगे आने वाले वक्त में 1 पॉइंट समथिंग ही हमारी इकोनॉमी जो है GDP ग्रोथ है वो रह जाएगी। तो आपको नहीं दिखाई देता कि चीजें बिखर रही हैं, चीजें आपसे संभल नहीं रही हैं? हाँ ये इनकी बात नहीं है एक्चुअली। सैफ साहब आपसे सवाल जवाब ले लेता हूँ। हाँ आनंद साहू साहब, अच्छे कंट्रीज वर्ल्ड के जो डेवलप्ड कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं उनका आप GDP ग्रोथ ले लीजिए। हाँ वर्ल्ड में सब माइनस में चले गए और इंडिया जो है अगर 1.7 है या 2% तक GDP रखती है इस पैंडेमिक क्राइसिस सिचुएशन में, तो हमारी इकोनॉमी आने वाला 3 to 6 मंथ में इट विल बी ग्रोइंग नॉट लेस देन 5%। कहाँ से सर? चलो ये कोरोना तो अब आ गया, कोरोना तो अब आ गया। इससे पहले तो हम देख ही रहे थे लगातार गिर रही थी GDP ग्रोथ हमारी। सर GDP ग्रोथ तो लगातार गिर रही थी। अभी उसके में काफी, अब ऐसा तो नहीं है कि कभी कोविड-19 के ऊपर ये सारा ठीक ना बोल दे सरकार। नहीं ठीक रहा नहीं, आप देख लीजिए, सुन लीजिए। मैं देखिए आपको बताता हूँ। MSME की बात करिए आप, चाहे GST की बात करिए, आप 1-1 करोड़ तक के टर्नओवर को टैक्स फ्री कर दिया, कई तरह के राहत दिए। इतना बड़ा रिफॉर्म भारत में पहली बार हुआ है। और इसका इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे सोलर हो, चाहे और कई अदर पावर सेक्टर के विषय हो, हर एक सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, सभी को रिवाइव करके उसको और इनहेंस करने के लिए सरकार ने लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, दुनिया के सारे देशों से लगातार। आप देखिए, एक और बात बता रहा हूं, जिस तरह से डिफेंस में, सैफ खान साहब लूंगा मैं आपसे जवाब लूंगा इस पर। डिफेंस में जी कांग्रेस सरकार के टाइम, 1 मिनट सर, 1 मिनट जल्दी जी, कांग्रेस सरकार जब तक रही तो 80% इंपोर्ट होता था। आज 60% हो गया। क्यों? 20% हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट खुद मेक इन इंडिया में बना रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो आज भारत में जो सिस्टम अपनाया है कि जो अगर कोई विदेशी कंपनी अगर यहाँ पर हमारे को कोई इक्विपमेंट या डिफेंस इक्विपमेंट या प्लेन या कोई मिसाइल बेचेगा तो उसके अंतर्गत जो पैसा उसको फायदा हो उसमें से 30% उसको इंडिया में इन्वेस्ट करना है मिनिमम 30% मेक इन इंडिया में अंडर द डिफेंस क्राइटेरिया। आप इस प्रकार का जो मैकेनिज्म बनाया है, ये एक सेक्टर का मैं बता रहा हूं, इस तरह से हजारों इश्यूज पे काम हो रहा है। अब ये कांग्रेस के लोग हैं, इनको पता होता नहीं है। चलिए इनसे पता कर लेते हैं, पता करने की कोशिश करेंगे। सैफ खान साहब, जब सरकार ने 1,65,000 करोड़ का ऐलान कर दिया तो 65,000 करोड़ की क्या अचानक से जरूरत कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बढ़ गई है? ये बताएं। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं सैफ खान साहब से। सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं इनको करेक्ट करना चाहूंगा, जो ये एक्सपोर्ट का वो आंकड़ा इस वक्त बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ गई है, कौन से गवर्नमेंट के विभाग से ये जानकारी लेके चैनल पे दे रहे हैं? मैं बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल आंकड़ों के जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो ये एक्सपोर्ट हमारे देश की जो है वो घट चुकी है। यानी जो IT हमारे सॉफ्टवेयर भी जो बैंगलोर में जो ज्यादातर हम बना के जो एक्सपोर्ट करते थे वो तक जो है इस वक्त फेलियर और कम वो जा रहा है। ये भी आपके सरकारी आंकड़ा कहता है, मगर सच्चाई ये है कि सरकार के वक्ताओं और प्रवक्ताओं को कोई मतलब होता नहीं है। जो आता है वो चैनल पे ऐसे ही बोल देते हैं जो है उसके ऊपर। मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर जो है अभी बोल के जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपोर्ट जो है आप जानते हो उसका, आऊंगा मनीष गुप्ता, आ रहा हूं मैं आपके पास। आपको उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। अब आते हैं कि हम जो है क्यों ये बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 लाख करोड़ की तो हमें इस वक्त हर महीने की जो है रेट की जरूरत है। जो लोग हैं इस वक्त जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, जो मिडिल क्लास वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं या जो नौकरी पेशा हैं जो सैलरीड हैं,
मैं उसकी एक नहीं, ये बता दीजिए ना आप, हम तो इतने लोगों को पैसा भी दे दिए, अन्न भी दे रहे हैं, सब व्यवस्था भी आनंद बना रहे साहब हैं। सुन लेते हैं, आप जवाब लोगों ले ने लेते हैं, क्या संक्षेप किया में जवाब ले इसके लेते हैं लिए? आनंद कितने साहब लोगों पर राशन बांटा? एक मिनट रुक जाइए। कांग्रेस बताए, उनकी सरकार ने बताए, वो नहीं बताएंगे, केवल झूठी अफवाहें फैलाएंगे। उधर मुहिम बोल दिया, पैसा माफ कर दिया, ये कर दिया। ठीक है आनंद साहब सुन लेते हैं जल्दी सर। सैफ साहब थोड़ा सा Don't try to cheat the people. You are all cheater. Your full party is cheater party. Okay? चैलेंज करता हूँ आपसे इसी चैनल के Don't try माध्यम to से bluff the बताइए मुझे। country and the world. चलिए Everybody knows about the Congress culture, nature and future. मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक। जनता देश जानना चाहता है ये। मेरा कहना यह है कि देश का जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम खराब हुआ है वो मेजरली दो चीजों से हुआ है। हाँ एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल। मुझे याद है जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था, जी। देश की जो जनसंख्या थी वो 65 करोड़ थी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ऐसे था वो था बढ़ती जनसंख्या कैसे हमारे देश के रिसोर्स से खराब कर रही है। उस पर दोनों सरकार, चाहे राज्य केंद्र, किसी भी समय और किसी भी पार्टी सरकार, किसी ने भी पॉपुलेशन कंट्रोल पर कोई काम नहीं किया। दूसरा, खराब लोगों को लोन बांटे और जब चाहे तब वोटों की राजनीति करने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों दोषी हैं। जब चाहे तब लोगों के लोन माफ कर दिए। नतीजा, आज जो लोन ले लेता है वो लोन चुकाने की मंशा ही नहीं रखता। आप लोन बांटते रहिए। कांग्रेस सजेशन दे रही है कि भाई इतने लाख करोड़ चाहिए, इसलिए चाहिए, इनको तनख्वाहें बांट दो और लोन दे दो। बस बीजेपी ने तो वसूल लिया, बहुत वसूला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करता हूँ। वो कोई भाषण नहीं है, सच्चाई है। रद्द करने की जो प्रथा कांग्रेस ने शुरू की, भारतीय जनता पार्टी उसे बखूबी आगे ले जा रही है। दोनों में से कोई, चलिए हम देखिए, हमारी बहस डाइवर्ट हो रही है। एक अहम सवाल हमारा यह है कि लॉकडाउन के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, क्या इसमें सियासत करना है या मिलकर मुत्तहिद होकर एक होकर इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना है? चाहे वो राहुल गांधी सवाल उठाएं या सरकार इस पेशरफ्त में जो काम कर रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि सरकार का एंडेवर यह है कि चाहे विपक्षी या जनता जो भी सलाह दे, उस सलाह को रिव्यू जरूर किया जाए, एनालाइज जरूर किया जाए और उस पर काम होना चाहिए। और मैं समझता हूं इस मामले में मोदी सरकार का ट्रेंड बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी पुरानी सरकारों के मुकाबले तो एक बेटर ट्रेंड है कि एटलीस्ट लोगों के आइडियाज सरकार के पास जा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से जा रहे हैं, ट्विटर से जा रहे हैं या दूसरे माध्यम से जा रहे हैं। तो आइडियाज जा रहे हैं, उन पर एक्शन हो रहा है। लेकिन सरकार को अगर विपक्षी पार्टी भी कोई सजेशन दे रही है तो उस पर चर्चा कर लेने में कोई हार्म नहीं होती, कोई झुक नहीं जाएगा, सरकार को लाभ होगा। और जल्दी एक्शन ले, तुरंत काम हो तो देश आगे बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आनंद साहब सुना आपने, मनीष साहब कह रहे हैं कि अगर कोई दे रहा है, मशवरा ले रहा है तो उसमें बुराई क्या है? आपको उसमें सियासत नजर आ रही है? बहुत अच्छा, मैंने शुरू में ही कहा कि ये डिबेट अच्छा करा रहे हैं। मैंने पहला ही लाइन यही कहा था कि इस विषय पे डिबेट करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आरोप करना, बेवजह के झूठ अफवाह फैलाना, ये गलत है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये झूठ है। देखिए, आरोप करना, आज पूरे देश को अच्छी सुझाव देना चाहिए, ठीक है, सैफ साहब, लेकिन कांग्रेस, सैफ साहब आऊंगा मैं, आखिरी कमेंट आपसे लेता हूं कि जिस प्रकार से आज इतने सारे इनिशिएटिव लिया है भारत सरकार ने और मोदी सरकार की बुरी प्रशंसा हो रही है, बेरोजगारी में भारत के गरीब के पास भी पैसा जा रहा है, गैस जा रहा है, राशन जा रहा है। इस बात पे लोग खुश हैं। इसी बात को तो ये लोग चाहते हैं कि इसको अफवाह फैलाया जाए और मोदी जी का नाम को खराब किया जाए। ये अफवाह फैलाने का षड्यंत्र है। ठीक है सैफ खान साहब, आपकी बातों को झूठा बता रहे हैं, बरगलाने वाला बता रहे हैं। आनंद साहब, आपकी सफाई। सबसे पहले मैं, बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे लोगों को आप बिठा लेते हैं जिनके पास जानकारी नहीं होती, जो सिर्फ जो है चैनल पे बैठ के जो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये उपाधि दे दिया। आप जैसे महान पुरुष इस चैनल में आ गए हैं। मैं तो 8-10 साल से आ रहा हूँ, पहली बार आपका सुन रहा हूँ और मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ। आनंद साहब जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, मेरे पास वक्त कम है। बट आपसे कांग्रेसियों से सीखना पड़ेगा ना।
वो देश को कैसे ठगते हैं, गरीबों को कैसे धोखा देते हैं और लूटते हैं, करप्शन करना, वो सब सीखना पड़ेगा। वो हमसे नहीं होगा, वो हम नहीं सीखेंगे। कांग्रेस की रीति नीति कांग्रेस के खून में जाहिर है। आपको ही मुबारक हो सर, हम लोग वो नहीं सीखेंगे आपसे। आप सर जो कह रहे हैं, आपका कोई सर नहीं हूँ। बहरहाल जो है आपसे अगर एक नागरिक होने के नाते ये अगर पूछा हूँ कि सुझाव देना क्या आप नहीं, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, ये कांग्रेस के कृपा से नहीं पढ़ा हूँ। मेरे पिताजी और मेरे संस्कार। ठीक है, लास्ट कमेंट ले लेते हैं, लास्ट कमेंट ले लेता हूँ। मनीष गुप्ता साहब के पास आना चाहूंगा। मनीष गुप्ता, बहुत चंद अल्फाज में। सही मामलों में रघुराम राजन जी ने कोई सजेशन दिया ही नहीं है। उन्होंने आप मुझे एक लाइन में बता दें कि कोई एक सजेशन दिया हो कि सावधानी से कदम उठाओ। हाँ। सावधानी क्या बरतनी है वो नहीं बताया है। हाँ। तो वेग स्टेटमेंट देना सुझाव नहीं होगा, सुझाव बहुत क्लियर कट होना। हाँ, रघुराम राजन जानते क्या सुझाव देना चाहिए, लेकिन वो सुझाव उन्होंने राहुल गांधी जी को नहीं दिए हैं। ठीक है, राहुल गांधी जी को और होमवर्क करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है। मनीष गुप्ता साहब इकोनॉमिस्ट, बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे बात की। आनंद साहू साहब बीजेपी के लीडर थे, साथ ही सैफ खान जिन्होंने कांग्रेस का पक्ष रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का साथ हमारे साथ जुड़ने के, और साथ ही साथ सैयद अब्बास भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक शुरुआत की गई है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें एक टीम बनाई गई है, अब देखना यही होगा कि इसको इकोनॉमी में लाने के लिए किस तरह से कांग्रेस या यूं कहिए विपक्ष काम इस पर करता है। हालांकि जो सत्ताधारी लोग हैं उनका ये कहना है कि इसमें भी कहीं ना कहीं सियासी एंगल कांग्रेस अपना तलाश रही है। फिलहाल के लिए आज का मुद्दा में इतना ही।